हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का वीडियो नंबर 6, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे काइनेमेटिक्स, आपको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो बहुत यूजफुल है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने से पहले बच्चों आपका पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम दोनों को कवर करेंगे, पोजीशन वेक्टर भी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी। तो शुरू करते हैं बच्चों, हेडिंग लगा लो, पोजीशन वेक्टर। अब बच्चों जहां बात पोजीशन की आती है तो वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। कैसे? एग्जांपल देता हूं। आप मार्केट में गए हुए हो और आप अभी जा रहे हो, रास्ते में पहुंच रहे हो मार्केट। आपकी मम्मी बीच में फोन की और पूछी कि बेटा आपका पोजीशन क्या है, कहां पे पहुंचे हो? तो आप क्या बताओगे कि मैं इस डिस्पेंसरी के बगल से जा रहा हूं, इस डिस्पेंसरी के अभी पास मेरा लोकेशन है और अभी मैं जा रहा हूं, यही बताओगे आप। तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया अपना पोजीशन बताने के लिए, आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, सही बात है। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना लोकेशन बता रहे हो या किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता रहे हो तो देयर शुड बी अ रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के क्या आप ऐसा बोलोगे, नहीं मैं यहां पे हूं मम्मा, बोलोगे? अपनी मम्मी को बोलोगे कि मैं यहां पे हूं तो उससे आपकी मम्मी समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। आपको एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा कि मैं यहां पे हूं, मैं इस डिस्पेंसरी के बगल में हूं, मैं इस ढाबे के बगल में हूं। आप बताओगे तभी आप अपने पोजीशन को स्पेसिफाई कर पाओगे। तो किसी भी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले लेते हैं बच्चों। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई पॉइंट P है, तो बच्चों P का कोऑर्डिनेट हम किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं? ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये ऑरिजिन है 0 0, ये ऑरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में हम P का पोजीशन बताते हैं। सपोज इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x है और y है। x और y होने का क्या मतलब है बच्चों कि x एक्सिस में x डिस्टेंस चलना है, फिर y एक्सिस में y डिस्टेंस चलना है। सो दिस इज y, दिस इज x। तब हम पॉइंट P पे पहुंच पाएंगे। यही बात है। किसी भी पोजीशन के कोऑर्डिनेट अगर दिए हुए हैं बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि वो रेफरेंस पॉइंट जो वहां पे लिया गया है वो ओरिजिन है। ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि x अगर यहां पे पहुंचना है आपको, तो आप x के लॉन्ग x डिस्टेंस कवर करो, फिर y एक्सिस के लॉन्ग y डिस्टेंस कवर करो, तो आप पहुंच जाओगे। देखो फिर से यहां से आपने चलना शुरू किया, x एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस चला, फिर y एक्सिस के लॉन्ग y डिस्टेंस चला और आप पॉइंट P पे पहुंच गए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगर बच्चों मैं आपसे बोलता हूं कि आप ऐसे नहीं जाओ, आप डायरेक्ट जाओ ऑरिजिन से पॉइंट P पे। कहां जाओ? ऑरिजिन से पॉइंट P पे। सो ऑरिजिन से पॉइंट P पे आप डायरेक्ट पहुंच गए, पहुंचे ऐसे। बच्चों इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसको R से डिनोट कर रहा हूं, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर। सो R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहां पे एक बात आई बच्चों कि पोजीशन वेक्टर में रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन 0 0 अगर 2D में ले रहे हैं, तो 3D में Z जो है वो भी 0। ठीक है, तो यहां पे और यहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या होगा बच्चों? यहां पे रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो यहां R को बोलेंगे R इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। फिर से बोल रहा हूं, R इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा कैसे बनेगा बच्चों? हमेशा बनेगा ओरिजिन से उस पॉइंट P को अगर हम मिला देंगे, और डायरेक्शन जो होगा ओरिजिन से उस पॉइंट P की तरफ होगा, ओरिजिन से उस पॉइंट P की तरफ होगा, वही पोजीशन वेक्टर होगा। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? अब बोला कि ये R जो है इसको भाई वेक्टर फॉर्म में लिखो। R को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि क्या है? R क्या है? वेक्टर है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में जब लिखेंगे बच्चों, तो इसका कंपोनेंट R वेक्टर का जो कंपोनेंट है
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना है वाई। तो क्या हम इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है यहां, ये इसको मैं यहां बना रहा हूं, क्या इस वेक्टर को मैं एक्स आई कैप लिख सकता हूं? कार्टेशियन फॉर्म में ऑलरेडी बताया मैंने, ये आप देख लो एक बार वीडियो, अदरवाइज थोड़ा बुक में पढ़ लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो क्या मैं इस वेक्टर को, अब पैरेललोग्राम बना दो बच्चों इसे, तो क्या मैं इस वेक्टर को वाई जे कैप लिख सकता हूं? इस वेक्टर को मैंने दिया एक्स आई कैप, आई कैप मतलब है कि एक्स के अलॉन्ग डायरेक्शन प्लस एक्स के अलॉन्ग डायरेक्शन, जे कैप मतलब प्लस वाई की तरफ डायरेक्शन है इसका। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही आर वेक्टर होगा। कैसे? देखो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये वेक्टर इधर और ये वेक्टर इधर, टेल से टेल यहां पे मिल रहे हैं, तो यहां से जो कॉमन डायगोनल होगा वही उसका रिजल्टेंट होगा। तो आर वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकता हूं। ये भी एक वेक्टर है जो एक्स के अलॉन्ग है, ये एक वेक्टर है जो वाई के अलॉन्ग है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वही आर वेक्टर होगा। ग्राफिकली यहां दिख रहा है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट आर इस तरफ। ठीक है, ये हुआ बच्चों पोजीशन वेक्टर। ये आर जो है पोजीशन वेक्टर है, और बोलेंगे कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोलना बहुत जरूरी है, रेफरेंस पॉइंट को बताना बहुत जरूरी है। जब हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं बच्चों तो वहां रेफरेंस पॉइंट जो होता है ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं, स्टैंडर्ड है ओरिजिन लेते हैं, और इसको बोलते हैं आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर और इसको ऐसे लिखेंगे। अब बच्चों बोलता है कि इस पोजीशन वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बच्चों इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसमें कॉस थीटा का भी टर्म आता था, तो थीटा बच्चों यहां पे क्या है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो वो टर्म नहीं रहेगा यहां पे। तो ये हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड। अब बोलता है इसका डायरेक्शन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से आर वेक्टर का डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं बच्चों। तो मैंने बताया था किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड इनटू उसके डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो यही बताने के लिए बोल रहा है बच्चों आर कैप। तो आर कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप लिख सकते हैं। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, अब सबको समझना है कि सबको बोलना कैसे है, मतलब अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों। ये जो है मॉड ऑफ आर वेक्टर, इसका मतलब है कि ओरिजिन से ये पॉइंट P इतना दूर है, ओरिजिन से पॉइंट P इतना दूर है। और आर कैप का मतलब है बच्चों कि ओरिजिन से पॉइंट P उस डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड बता ही दिया, डायरेक्शन बता ही दिया, तो ये जो आर वेक्टर है वो हमें पता चल गया, दिस वन इज आर वेक्टर। सो ये हुआ बच्चों पोजीशन वेक्टर इन 2D। अब 3D का देख लेते हैं, चलो मैं मिटाता हूं। अब बच्चों दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को इधर मत समझना बच्चों,
जेड एक्सिस जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड टुवर्ड्स यू, आपके तरफ है ऐसे, जेड ऐसे ऐसे, एक्स इधर वाई इधर और जेड आपके तरफ, ठीक है। पॉइंट पी मैंने लिया कुछ इधर, बोर्ड पे नहीं ले रहा हूं, इधर ले रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, पॉइंट पी कुछ ऐसे ले रहा हूं मैं, यहां पे दिखा दिया पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है बच्चों x, y, z। इसका क्या मतलब है बच्चों कि ये पॉइंट x एक्सिस पे x डिस्टेंस जाना पड़ेगा, y एक्सिस पे y डिस्टेंस जाना पड़ेगा और z एक्सिस पे z डिस्टेंस जाना पड़ेगा, तब हम ऑरिजिन से इस पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। इसका मतलब यही है, ऑरिजिन के रेफरेंस में ये पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ है, x एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, y एक्सिस के लॉन्ग y डिस्टेंस और z एक्सिस के लॉन्ग z डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा। चलो इसको ऑरिजिन से मिला दें ऐसे डायरेक्ट, यही होता है पोजीशन वेक्टर। तो ये कैसे मिल रहा है बच्चों, यहां दिख रहा है ये 2D में एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है, बट ये ऐसे मिल रहा होगा, ऐसे 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 मिल रहा होगा, ऑरिजिन से जा रहा है, देखो ये हेड है, ये हेड है और ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। जेड एक्सिस ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर P का। चलो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स आई कैप। एक्स आई कैप क्यों लिख रहा हूं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमें एक्स डिस्टेंस जाना पड़ेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई डिस्टेंस जाना पड़ेगा और जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस ऐसे है, जेड एक्सिस के लॉन्ग जेड डिस्टेंस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई जे कैप क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लस जेड के कैप। के कैप क्या है बच्चों, जेड एक्सिस के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में। ये हुआ बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, यह कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब बच्चों ये जो पॉइंट P है यहां पे, इसका ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, वो हमें पता चल गया। अब इसका डायरेक्शन बता दो कि ऑरिजिन से किस तरफ है, ऑरिजिन से किस तरफ है वो डायरेक्शन बता दो। तो उसके लिए आर कैप निकालना पड़ेगा हमको, ये आर वेक्टर है ऐसे, वो दिख रहा है ऐसा बट ये ऐसा है बच्चों। तो ये डायरेक्शन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन कि ऑरिजिन से किस डायरेक्शन में वो है, तो ये आर कैप बताएगा। तो आर कैप कैसे निकालते थे बच्चों, आर वेक्टर अपॉन आर मॉड, ऐसे ही निकालते थे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, x अपॉन इतना अपॉन इतना, देखो इतना अपॉन इतना, यहां पे सीधा ऐसे बीच में एक लाइन खींच दो, तो x अपॉन दिस वन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया आई कैप, प्लस y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, प्लस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ये हो गया इसका डायरेक्शन, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसको हम समझेंगे कैसे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे इसका, फील लेंगे इसका। ये जो पॉइंट P है ये ऑरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है और ऑरिजिन से इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हमें स्पेसिफाई हो गया पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों यहां पे पोजीशन वेक्टर आप समझ गए होंगे, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहां पे उस पॉइंट को लिख दिया 3, 2, 4, सपोज ऐसा मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया पॉइंट P का, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 3, 2, 4 है, इसका मतलब क्या, ऑरिजिन से उसका पोजीशन बताया जा रहा है। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऑरिजिन से डायरेक्ट ज्वाइन करेगा P को, करेगा, ये हुआ पोजीशन वेक्टर। तो चलो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख लें, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर हो गया 9, 2 स्क्वायर हो गया 4,
4 स्क्वायर 16, तो कितना हो गया बच्चों 29, अंडर रूट 29। हमेशा देखो यही एग्जाम्पल आ जा रहा है। फिर आर कैप निकाल लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 29, 3 अपॉन अंडर रूट 29, क्योंकि आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड, आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप। अब इसको फील करते हैं बच्चों, इसका डिस्टेंस, ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, ये ऑरिजिन से अंडर रूट 29 है। अगर आपसे पूछता है कि ऑरिजिन से ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है, तो ये अंडर रूट 29 यूनिट डिस्टेंस पे है। इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन जो है वो ये है। समझ में आई बात? सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पोजीशन बताने के लिए बच्चों एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, तो पोजीशन वेक्टर में हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन लेते हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, वो समझ लोगे तो ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। बताता हूं कैसे। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब बच्चों वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के साथ ताल से ताल जुड़ा हुआ है, टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हो कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट होता है। इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं और फिर कॉमन डायगोनल जो होता है, जो बी और ए का कॉमन डायगोनल है, ये वाला नहीं, ये वाला, उसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे। ठीक है, अभी बात थोड़ी सी चेंज हो गई है बच्चों। अभी क्या है कि सपोज कोई वेक्टर ऐसा है जो वेक्टर ए के हेड से शुरू हो रहा है और वेक्टर बी के हेड से मिल रहा है। ठीक है, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जा रहा है, तो आपको बोला कि इसको ए और बी के टर्म में लिखो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए जो होगा वही ये होगा। आप पूछोगे कैसे, बताता हूं। देखो बच्चों वेक्टर ए जो है इस डायरेक्शन में और वेक्टर ये है, सपोज इसको आर ले लो, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में और वेक्टर आर जो है सेम ऑर्डर में है। देखो नदी का फ्लो ऐसे चला और ऐसे चला, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, और वेक्टर बी क्या है, अपोजिट ऑर्डर का। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी एज पर ट्राइंगल लॉ, बोल सकते हैं। तो लिख लो यहां पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी, बोल सकते हैं बच्चों। देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, बट बी जो है वो अपोजिट ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो वेक्टर आर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। समझ में आया? फिर से एक और बना रहा हूं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और इस बार मैंने किया बच्चों ऐसा, बी से शुरू हो रहा है ये वेक्टर और ए तक जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका टेल बी के हेड से मिला हुआ है और इसका हेड जो है वो ए के हेड से मिला हुआ है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये मैं बताऊंगा बच्चों कि कैसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये भी बताऊंगा, पहले इसका प्रूफ समझ लेते हैं। तो बच्चों ये देखो, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होगा एज पर ट्राइंगल लॉ। ये और ये सेम ऑर्डर के हैं और ये अपोजिट ऑर्डर का है, तो इसको अगर वेक्टर आर ले लेते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब पूछोगे बच्चों आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, सर आपने डायरेक्ट यहां पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और यहां पे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख दिया। तो इसका एक रूल याद कर लो, जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
ये जिस तरफ जा रहा है बच्चों, जिस तरफ जा रहा है, जैसे ये देखो, ये वेक्टर जिस तरफ जा रहा है उस तरफ का वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर, बाद का वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर। ये इस तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है तो बी माइनस ए हो गया। ये किधर जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, ए की तरफ तो ए माइनस बी हो गया। जिस तरफ जा रहा है वो माइनस पहले वाला। ये बी की तरफ जा रहा है तो बी माइनस ए हो गया। ये ए की तरफ जा रहा है तो जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है तो ए माइनस पहले वाला बी। ठीक है, ये समझ गए कंसेप्ट को। अब देखना इसका यूज होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, समझते हैं उसको। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों कि इट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सो बच्चों, इट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये एक वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो एक वेक्टर है। वेक्टर के पास क्या होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा। वो ज्वाइन किसको करता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखो यहां पोजीशन को ज्वाइन करता है, इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन करता है से फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब बच्चों जहां पोजीशन की बात आएगी वहां पे पोजीशन वेक्टर आएगा। इसलिए मैंने बोला था बच्चों कि ये जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके लिए आपको पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट आना चाहिए। देखो उसका कंसेप्ट कैसे लगेगा। अभी मैं 2D में बता रहा हूं, फिर 3D में बताऊंगा। सपोज दिस इज एक्सिस x, दिस इज एक्सिस y। ठीक है, एक पॉइंट है यहां पे बच्चों P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, और ये पॉइंट है पॉइंट, इसको पॉइंट P1 ले लो तो x1 y1 सीधा समझ में आएगा। पॉइंट P2 ले लो x2 y2। ठीक है, अब बोल रहा है बच्चों इट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन सपोज ये है P1 है, तो P1 से P2 को जो ज्वाइन कर रहा है वेक्टर वही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप पूछोगे कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो अब आएगा कंसेप्ट पोजीशन वेक्टर का। देखो ये ओरिजिन है बच्चों O, इसका कोऑर्डिनेट क्या है O ले रहा हूं, 0 0 भी बोलो, फॉरेन में ओ बोलते हैं इसलिए मैं ओ बोल रहा हूं। ठीक है, ओरिजिन ओ है तो उसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 0। अब P1 का पोजीशन वेक्टर बना दें। सो ओरिजिन से जो डायरेक्ट ज्वाइन करता हो P1 को, ओरिजिन से डायरेक्ट जो ज्वाइन करता हो P1 को, वो होगा P1 का पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका वैल्यू ले लो बच्चों R वेक्टर, R1 ले लेते हैं, P1 है तो R1 ले लेते हैं, दिस इज R1। ठीक है, अब ये P2 x2 y2 है बच्चों, तो इसको भी हमने P2 का भी पोजीशन वेक्टर खींच दिया। P2 एक पॉइंट है, पोजीशन है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ऑरिजिन से जो उसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसको ले लिया हमने R2। सो R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। R2 is a position vector of P2 with respect to origin. R1 is a position vector of P1 with respect to origin. And P1 P2 is displacement vector. क्या मैं बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना यहां पे, P1 P2 is displacement vector। इससे आपको पता चल रहा है बच्चों कि P1 से शुरू हो रहा है और P2 पे जा रहा है। मैंने रिप्रेजेंटेशन में बताया ऑलरेडी क्लास में, फिर से बता दे रहा हूं। सपोज कोई ये वेक्टर है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट A और B को ऐसे कर दिया और वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ऐसे। जो टेल है वो पीछे रहेगा, जो हेड है वो आगे रहेगा। जो टेल है वो पीछे रहेगा, जो हेड है आगे है। इसका मतलब है बच्चों कि A जो है, अब इसको मत देखो, इसको देख के ही पता चल रहा है कि A टेल है और B हेड है, A टेल है और B हेड है। वैसे ही P1 और P2, P1 क्या बच्चों, टेल है और P2 हेड है। P1 इज टेल एंड P2 इज हेड, ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। समझ में आया? चलो अब बच्चों इसको निकालना है, P1 P2 का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले R1 और R2 का वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो R1 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या ऐसे लिखोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। R2 को हम ऐसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया पोजीशन वेक्टर में, x2 i कैप प्लस y2 j कैप।
ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब बच्चों हमें लिखना क्या है, P1 P2, P1 P2। ये क्या बच्चों, R1 क्या है, R1 है O से P के तरफ, तो OP वेक्टर लिख सकते हैं, OP1। O से शुरू हो रहा है, P1 की तरफ जा रहा है, P1। इसको क्या, R2 को क्या लिख सकते हैं, O से शुरू हो रहा है, P2 की तरफ जा रहा है, तो OP2 लिख सकते हैं। तो P1 P2 क्या होगा बच्चों, ये अभी हमें बताना है। अब मैंने अभी जो इससे जस्ट पहले कंसेप्ट बताया था बच्चों, कि जिस तरफ जा रहा है, ये देखो, ये और ये सेम ऑर्डर में, ये प्लस ये सेम ऑर्डर में, और R2 जो है अपोजिट ऑर्डर में है, ऐसे होना चाहिए था, अपोजिट ऑर्डर है ये, तो R1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू R2 लिख सकते हैं। R1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू R2 लिख सकते हैं बच्चों, ट्रायंगल लॉ से। देखो ऑर्डर इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, सेम ऑर्डर है, नदी की धारा ऐसे बह रही है, फिर ऐसे बह रही है, लेकिन यहां पे रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट ऑर्डर का है, ऐसे नहीं है, ऐसे अपोजिट ऑर्डर का, लेकिन जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट ऑर्डर का होता है, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो R1 प्लस P1 P2 इक्वल टू R2, सो P1 P2 यहां से निकल कर आ गया बच्चों R2 माइनस R1 आ गया। तो मैंने क्या बताया था पिछले, अभी जस्ट इससे पिछले कंसेप्ट में, कि जिधर जा रहा है वो माइनस पहले वाला, बाद माइनस पहले वाला। तो देखो ये जा रहा था R2 की तरफ, R1 वाला ये है, R2 ये है, तो ये जा रहा है R1 से R2 की तरफ, R2 की तरफ जा रहा है, तो R2 माइनस R1 होगा, R2 माइनस R1, ठीक है। R2 क्या है बच्चों, R2 है OP2 माइनस OP1। अब बच्चों ये देखो P1 P2 है, मैंने क्या लिखा, OP2, P2 जो है वो पहले है, P1 जो है वो बाद में, P2 जो है वो पहले है, P1 जो है वो बाद में है। ये जो है ये एक जबरदस्त कंसेप्ट है बच्चों, ये आप बुक में बहुत जगह पाओगे, आगे बहुत यूज होने वाला है इसका। जब भी P1 P2 लिखना है तो OP2 माइनस OP1 लिख दिया। O क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, O क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। OP2 क्या है बच्चों, ये एक पोजीशन वेक्टर है, P1 जो है वो भी पोजीशन वेक्टर है। सो P1 P2 क्या है बच्चों, सीधा उसको लिख सकते हैं OP2 माइनस P1, जो बाद में है उसको पहले लिख दो OP2, P1 को लिख दो OP1, समझ गए। इसको 3 स्टार के साथ याद कर लेना बच्चों। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, सपोज वेक्टर AB लिखा हुआ है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं OB माइनस OA। OB क्या है, पोजीशन वेक्टर, OA पोजीशन वेक्टर, और AB है तो जो बाद वाला है उसको पहले लिख दो OB, और जो पहले है वो बाद में लिख दो OA, ठीक है। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना कि ऐसे लिखा जाता है। अब बच्चों ये बात तो आप समझ गए। अब OPT की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस OP1 की वैल्यू दिस वन, सो x1 i कैप माइनस y1 j कैप, ठीक है। माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये इसलिए, तो यहां से हो गया बच्चों x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है बच्चों। ये क्या हुआ, ये निकला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज P1 P2। अब जब ये I और J के फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड क्या होगा P1 P2 का, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि P1 P2 कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, डायरेक्शन बताओ, तो इसका डायरेक्शन होगा बच्चों P1 P2 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो दिस अपॉन दिस, ठीक है। ये हो गया बच्चों 2D में। अब बच्चों इसको 3D में देखते हैं, चलो देखते हैं इसको। ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। फिर से z एक्सिस में समझना कि ये प्लेन में है बोर्ड के, x एक्सिस जो है बोर्ड के प्लेन में उधर, y एक्सिस बोर्ड के प्लेन में उधर, z एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर, xy प्लेन के परपेंडिकुलर आपके तरफ,
ठीक है। पॉइंट P ले रहे हैं हम बच्चों कहीं यहां पे ले रहे हैं क्योंकि वो x में भी है उसका कंपोनेंट, y में भी है और z में भी है। ठीक है, ऐसे कोई बीच में यहां पे इसका टिप को देखो वहां है, मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सपोज दिस इज ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ बच्चों, अगर ये 0 0 0 ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट, सपोज इसका कोऑर्डिनेट है 1 1 1, यहां मैंने कोई पॉइंट लिया B, दिस इज 2 2 2, कोई कोऑर्डिनेट ऐसे। अब बच्चों ये जो होगा पोजीशन वेक्टर होगा OA, O जो है वो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट, तो O से A की तरफ जा रहा है पोजीशन वेक्टर, डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर। B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OB होगा, ये बात सही है। इनिशियल पोजीशन आपका A है बच्चों और फाइनल पोजीशन B है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो A से B के तरफ, ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होता है, ऐसा होगा A से B के तरफ। तो AB वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 3D में, OB माइनस OA लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये B की तरफ जा रहा है, OA से B की तरफ जा रहा है, OA से OB की तरफ जा रहा है। देखो A से B की तरफ जा रहा है तो बाद वाला माइनस पहले वाला, A से B की तरफ जा रहा है तो B माइनस A, A से B की तरफ जा रहा है तो B माइनस A। ठीक है, OB माइनस OA, B माइनस A मतलब बोल रहा हूं इसका मतलब OB माइनस OA। जिधर जा रहा है बच्चों वो माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको लिखना शुरू करो, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक है, यहां देखो A और B है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे B बाद में है तो ये पहले लिख देते हैं, और A बाद में, A पहले है तो बाद में लिख देते हैं, B बाद में है तो पहले लिख देते हैं, A पहले है तो बाद में लिख देते हैं। ठीक है, A से B की तरफ है तो B माइनस A, OB माइनस OA यहां लिखते हैं इसे। ये AB का बता रहा हूं, इसका जो मैंने बताया था आपको कि बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक है, अब बच्चों AB वेक्टर को, OB को हम लिख देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, और इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो AB जो है आसानी से निकल आएगा। तो B को लिखो कार्टेशियन फॉर्म में, OB को 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया OB कार्टेशियन फॉर्म में। OA को लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में i कैप j कैप k कैप। ठीक है, इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हो गया बच्चों वेक्टर AB। अब आपसे पूछता है कि वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकालो, तो AB का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब आपसे बोल रहा है कि AB कैप निकालो, डायरेक्शन निकालो AB वेक्टर का, तो AB वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ AB वेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों, तो दिस अपॉन दिस, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 i कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 j कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 k कैप। कैसे वो समझ में आया, AB लिख दिया, अपॉन रूट 3 करेंगे तो रूट 3 जो होगा 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों डायरेक्शन निकालना। तो इस तरह से बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पे खत्म होता है। एक लास्ट में कंपैरिजन है पोजीशन वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, वो भी समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों कि क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन है क्या पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, 2D में ले रहा हूं, 2D में समझ रहे हैं इसको, ये है पॉइंट A x, y, ये है पॉइंट B x1 y1। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर बच्चों A का, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर B का। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, अगर A इनिशियल है B फाइनल पोजीशन है तो A से B की तरफ, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
अब बोल रहा है कि क्या पोजीशन वेक्टर चॉइस ऑफ ओरिजिन पे, ये ओरिजिन है, इस पे डिपेंड करता है? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ये दोनों चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो और फिर इसको बनाते हैं। तो क्या ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है OA, OB पोजीशन वेक्टर है, तो क्या ये चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या ये चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करते हैं? तो देखते हैं इसको बच्चों। ओरिजिन को हमने चेंज कर दिया, चॉइस ऑफ ओरिजिन चेंज कर दिया, सपोज ओरिजिन यहां पे है, तो पोजीशन वेक्टर देखो बच्चों OA, यहां से डायरेक्ट ऐसे मिला दोगे, फिर B का पोजीशन वेक्टर यहां से डायरेक्ट ऐसे मिला दोगे, तो पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो गया बच्चों। पोजीशन वेक्टर अब क्या हो गया? अब OA हो गया, ये वाला हो गया पोजीशन वेक्टर। पहले क्या था? ये था, पहले ये था, अब ये हो गया। उसी तरह B के लिए पोजीशन वेक्टर पहले ये था, अब ये हो गया। तो जैसे ही मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया, पोजीशन वेक्टर A का और B का चेंज किया। इसका मतलब है बच्चों कि पोजीशन वेक्टर जो होता है चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है। आप अगर ओरिजिन चेंज करोगे तो पोजीशन वेक्टर A एंड पोजीशन वेक्टर B दोनों चेंज होंगे। पोजीशन वेक्टर किस पर डिपेंड करता है? चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। अभी भी देखो बच्चों, जब ये पोजीशन वेक्टर है, OA ये है और OB जो है ये है, तब भी पोजीशन वेक्टर यही है। पहले भी पोजीशन वेक्टर यही था, OA OB। जब ओरिजिन यहां शिफ्ट हो गया तो पोजीशन वेक्टर ये और पोजीशन वेक्टर B वाला जो है ये है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है बच्चों, वो ये चेंज हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप चॉइस ऑफ ओरिजिन चेंज कर देते हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों यहां जाके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे चैप्टर जो है इसका ये टॉपिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलो दिल लगा के पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।